गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन इन ए वर्टिकल लाइन दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी आप ये कहोगे। वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल motion in a vertical line, in a vertical line। हम वर्टिकल लाइन पर पढ़ रहे हैं। वर्टिकल लाइन का मतलब है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ध्यान से देखना, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है भाई, ये हमारा टॉपिक है। मोशन अंडर ग्रेविटी हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि हम जो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली है। फ्री फॉल, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट नीचे आता है, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर, इस पेन पर ग्रेविटी लगी हुई है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री ड्रॉप कर देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करता है। मतलब अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे और हमें ये भी पता है कि ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और ग्रेविटी को हमेशा और हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करता है। और जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो केवल और केवल ग्रेविटी की वजह से हुआ है। काफ़ी जगह पर हम इस ग्रेविटी की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं। काफ़ी बार कुछ न्यूमेरिकल्स में 9.81 और कुछ न्यूमेरिकल्स में हम 10 भी ले लेते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए, जब हम मोशन की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पर वेलोसिटी, ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सभी का यूज़ करेंगे। और ये सभी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या कर रहे हैं भाई? अब वेक्टर क्वांटिटी में तो हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, साइन कन्वेंशन यूज्ड इन used in vertical motion। देखिए, साइन कन्वेंशन में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, यही वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, आपने कहा कि ये इनिशियल लेवल है, ये क्या है? इनिशियल लेवल। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया और थ्रो करने के बाद आपने किसी दूसरे पॉइंट, बी पॉइंट, जो कि फाइनल लेवल अपवर्ड है, यहाँ पर आपने उसको पकड़ लिया, या यहाँ तक आपने उसका मोशन फाइंड आउट करना है, यहाँ तक आपने उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, या बी पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, समथिंग कुछ भी। मतलब मैं सीधा ये बताना चाहता हूँ कि इनिशियल पॉइंट नीचे है और फाइनल ऊपर है। इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, जब इनिशियल लेवल नीचे हो और फाइनल लेवल ऊपर हो। कई बार हम इस लेवल से ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर और ये वापस नीचे चला जाता है। मतलब हमने फेंका यहाँ से था और पहुँच यहाँ नीचे गया, मतलब हमने यहाँ से फेंका, ऊपर गया और वापस नीचे। इसका मतलब फाइनल लेवल इनिशियल लेवल से नीचे है। अगर फाइनल लेवल इनिशियल लेवल से नीचे है, अगर हमारा फाइनल लेवल यहाँ आया, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट यूँ गया और ऊपर से यूँ आ गया। इनिशियल लेवल यहाँ था, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ मेजर होगा। इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेते हैं। मैं सीधा सीधा एक बात बताना चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव इफ़ द फाइनल पोजीशन लाइज अबव इनिशियल पोजीशन
and negative if the final position lies below the initial position. समझ आ गया होगा? मैं लिख देता हूँ, displacement will be positive if the final position lies above the initial position and negative if final position lies below the initial position. ये ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड हम वेलोसिटी से बता देते हैं। अगर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आपने पॉजिटिव लेनी है, और अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेनी है। मैं कहता हूँ कि वेलोसिटी, और वेलोसिटी बेशक इनिशियल हो और फाइनल हो, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल और फाइनल, मैं दोनों ही बता देता हूँ, चाहे इनिशियल वेलोसिटी है चाहे फाइनल वेलोसिटी है। वेलोसिटी विल बी टेकन एज पॉजिटिव इफ इट इज अपवर्ड। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेनी है, एंड नेगेटिव इफ इट इज डाउनवर्ड। जैसे कि आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पर रुका वेलोसिटी 0। अब नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है उस केस में वेलोसिटी नेगेटिव है, चाहे वो कितनी भी है, ज़्यादा है कम है, पर जब वो नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। थर्ड हमारे पास क्या बचा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन A is always to be माइनस जी, मतलब A इज इक्वल टू आपने क्या लेना है? माइनस जी। मेरी बात समझ गए? मैं आपको ये बता देता हूँ, A के साथ हमेशा माइनस लगाना है, हमेशा। आइदर ऑब्जेक्ट moves upward or downward, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, डजेंट मैटर। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो भी आपने नेगेटिव लेना है, नीचे जा रहा है तो भी नेगेटिव लेना है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि आपने पहले 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम ग्रेविटी की डायरेक्शन में लेंगे तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट में लेंगे तो नेगेटिव। मीन्स ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव। तो मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि साइन कन्वेंशन टीचर टू टीचर, बुक टू बुक वेरी करता है। तो ये जो साइन कन्वेंशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये साइन कन्वेंशन जो मैंने आपसे बताए हैं ये आपने फॉलो करना है, ये हर जगह अप्लाई होंगे। अगर आप किसी दूसरे टीचर के साइन कन्वेंशन या किसी दूसरे टीचर ने आपको पढ़ाया और वहाँ पर आप साइन कन्वेंशन या किसी अलग बुक में देखकर आप देख रहे हो साइन कन्वेंशन, तो उसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साइन कन्वेंशन डिफर मिलेंगे हमसे, क्योंकि हमने यहाँ पर ए को हमेशा क्या कहा है? नेगेटिव के लिए बोला है। और इन साइन कन्वेंशन से मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि एक बात ध्यान से रखिए कि ऑब्जेक्ट अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं और वो वेलोसिटी नेगेटिव आ गई, वहाँ पर आंसर नेगेटिव आया,
तो आपने एक बात समझनी है कि वेलोसिटी नेगेटिव कब होती है, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। तो आप ये समझ जाओगे कि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर वहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाती है तो आप समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव अगर आ जाता है तो आप समझ जाएंगे कि फाइनल पोजीशन इनिशियल से नीचे जा चुकी है। अगर पॉजिटिव आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि फाइनल पोजीशन इनिशियल पॉइंट से अभी भी ऊपर है। समझ आ गया होगा। तो और दूसरी बात, हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात भी करें, देन वी गेट न्यू इक्वेशन ऑफ मोशन। हम नई इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसके अंदर हम देख पाएंगे। जैसे कि हम क्या कह देंगे भाई, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते हो तो एक ही जगह माइनस जी रख दिया। अब एक ये इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी s इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर, ये भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि एक ही जगह पर आपने क्या लिख दिया, माइनस जी रख दिया। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू -2GS। मेरी बात समझ गए। आप ये भी लगा सकते हो। ये तीनों इक्वेशन आपने समझनी है, क्योंकि हमने जो पीछे इक्वेशन पढ़ी हुई है उन्हीं के बिहाफ पर हम आपसे इनको बता रहे हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब वर्टिकल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने पहले भी काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और काफ़ी बार आपने पहले भी पढ़ लिया है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं आपको बता देता हूँ, दैट मोशन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। ये जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। जैसे कि एक एग्जांपल आपने काफ़ी बार सुना होगा कि मेरे पास एक हैवी स्टोन है, एक स्मॉल स्टोन है, दोनों को मैं एच हाइट से एक ड्रॉप कर देता हूँ, फ्री ड्रॉप कर देता हूँ, तो कौन सा स्टोन ग्राउंड पर पहले पहुँचेगा। मेरी बात समझ आई या नहीं। तो ये बात आपने समझनी है कि ये किस पर डिपेंड नहीं करता भाई, ये किसी के मास पर डिपेंड नहीं करता, दोनों के दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑन मास, इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ बॉडी। समझ आ गया। तो आपने ये ध्यान रखना है किसी भी इक्वेशन के अंदर ये मास को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर मास का कोई रोल नहीं है, केवल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का रोल है। समझ आ गया होगा। मतलब अगर हम एग्जांपल लिखें तो क्या कहेंगे भाई, ए हैवी and a light body released from same height then they reach simultaneously at ground। समझ आ गया। वो अब एक साथ ग्राउंड पर पहुंचेगी। ठीक है भाई। दूसरा मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। अगला पॉइंट, अगर मान लीजिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं और आपसे फ्री फॉल की बात कर दी जाए, या फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ, या आपसे ये कह दिया जाए कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से थ्रो करते हो अपवर्ड, ठीक है, आपने अपवर्ड थ्रो किया, तो ये कहता है कि जाने का टाइम पीरियड और वापस आने का टाइम पीरियड वो दोनों का सेम रहेगा, दैट इज़ टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। मेरी बात समझ गए। मैं ये कहता हूँ कि
in case of motion under gravity, in case of motion under gravity, time taken to go up is equal to time taken to fall down. Through the same distance. समझ गए होंगे भाई। मीन्स आप ये कह सकते हो कि टाइम ऑफ ascent is equal to time of descent। समझ आ गया होगा। आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका, ये हाईएस्ट पॉइंट पर गया और वापस इसी लेवल पर ले गया। ये हाईएस्ट लेवल है, ये लोवेस्ट लेवल है। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम पीरियड टी है, तो वापस टॉप पॉइंट से इसी लेवल तक आने का टाइम पीरियड भी क्या है, टी है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, टाइम ऑफ एसेंट दैट इज टी इज इक्वल टू यू बाई जी। अब आप सोच रहे हो कि सर ने ये कैसे निकाला। आप ध्यान से देखिए, आपने कहा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंक देते हैं, फेंक दिया, ये हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा। हाईएस्ट लेवल पर वेलोसिटी क्या हो गई भाई, जीरो, क्योंकि वहाँ जाकर तो रुक गया ना और फिर वापस नीचे आया। तो हमने क्या कहा भाई, वी नो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी होता है। भाई वेलोसिटी v जीरो हो गई, u आपने ऊपर फेंका था, पॉजिटिव ले लिया, a की वैल्यू क्या लेते हो, माइनस जी इंटू क्या हो गया t, माइनस से माइनस कैंसिल, t इज इक्वल टू देखो u बाई जी आया कि नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। अब आप ये सोच रहे हो कि वापस आने का कैसे होगा, तो वापस आने का भी प्रोसेस यही है, क्योंकि वापस आने के लिए u जीरो हो गया ना, वेलोसिटी नीचे आ रही है तो क्या हो गई, नेगेटिव। वही ग्रेविटी इफेक्ट है, सेम टाइम। मेरी बात समझ गए कि नहीं। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए कि दैट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहीं पर मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट करेंगे तो भाई टी टाइम जाने का और टी आने का, तो कितना हो गया भाई, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को टी लिख देता हूँ, कैपिटल टी, दैट इज 2t विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u बाई जी। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट को एक लेवल से फेंका, अपवर्ड डायरेक्शन में गया और फिर वापस आया, तो वापस आने तक का टाइम पीरियड क्या हो गया हमारे पास, 2u बाई जी। तो ये भी हमारे पास एक सीधा फॉर्मूला आ गया जो आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट और ले लेता हूँ भाई। मान लीजिए थर्ड पॉइंट में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी भी लेवल पर स्पीड की बात की जाए, या जिस लेवल पर फेंका गया है उसी लेवल पर स्पीड की बात की जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक लेवल पर स्पीड हमेशा सेम होती है। समझ आ गया। मैं ये कह रहा हूँ, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, in case of motion under gravity, the speed with which a body is projected up is equal to speed with which it comes back to point of projection। समझ आ गया होगा। सिंपल भाषा में लिख दिया हमने। इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी द स्पीड विद विच ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड।
आपने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका u स्पीड से, प्रोजेक्टेड अप इज इक्वल टू स्पीड विद विच इट कम्स बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जब ये वापस इसी पॉइंट पर आएगा या इसी लेवल पर आएगा तो यहाँ पर इसकी स्पीड u ही मिलेगी। मेरी बात समझ आ गई? तो जब जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया था उसी पॉइंट पर सेम स्पीड से वापस आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो एट एनी पॉइंट इन द पाथ द बोथ लेवल द वेलोसिटी इज ऑलवेज द स्पीड इज ऑलवेज सेम। वेलोसिटी तो अलग अलग हो जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने इस लेवल की बात करी, इस लेवल पर आपने कहा कि मान लीजिए इसकी स्पीड है v1, तो ये जब नीचे आ रहा है तो नीचे स्पीड क्या मिलेगी बेटा? v1 ही मिलेगी, एक सेम लेवल पर, आप ये कह सकते हो। समझ आ गया होगा भाई? इसका मतलब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, दैट इज at any point on the path is same, that is the magnitude of the velocity is always same whether it is moves upward or downward। चाहे वो ऊपर जा रहा हो चाहे वो नीचे जा रहा हो, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लेंगे तो एक सेम लेवल पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा सेम होगा। मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड of velocity is always same at same level whether object moves upward or downward। समझ आ गया होगा? ठीक है भाई, कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या मिलेगी? सेम। कोई भी लेवल ले लेना, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है उतनी ही मैग्नीट्यूड से वो नीचे आ रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट। एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर किसी एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं की, किसी और पॉइंट की बात नहीं की, बस हम तो केवल डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर इसी टाइम पीरियड, हाइट और इन सब की बात की जाए और यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस ले लिया जाए तो उस केस में क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस मतलब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, उस पर एयर रेजिस्टेंस नीचे लग रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रहा है। तो उस केस में हम क्या पढ़ेंगे? मैं कहता हूँ कि ए बॉडी is thrown vertically upward and air resistance are taken। Air resistance is taken। ठीक है भाई। देन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देन द टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज लेस देन द टाइम ऑफ डिसेंट। देन टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। समझ आ गया होगा? इसका मतलब है कि जैसे कि आपने क्या कहा कि भाई देखो, यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ये ऊपर आ रहा है, एक हाई लेवल पर गया और फिर ये वापस नीचे चला गया। तो देखिए इस लेवल से यहाँ इस लेवल तक ये तो टाइम ऑफ एसेंट है, मतलब ऊपर जाने का टाइम पीरियड है, और ये टाइम ऑफ डिसेंट है, मतलब एसेंट टाइम पीरियड T1 ले लिया, डिसेंट टाइम पीरियड क्या ले लिया? T2। तो T1 इज ऑलवेज लेस देन T2। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आप ये सोचोगे कि भाई ये टाइम में डिफरेंस कैसे आया, तो मैं आपको प्रूव करके भी दिखा दूंगा। मान लीजिए आपने कहा कि ये u वेलोसिटी से आपने ऊपर थ्रो कर दिया है। समझ आ गया? अगर आप इसको u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है और एयर रेजिस्टेंस भी नीचे लग रहा है। ध्यान से समझना है,
आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ग्रेविटी नीचे लग रही है, वो उसकी वेलोसिटी का अपोज कर रही है, और एयर रेजिस्टेंस भी क्या है, वो भी नीचे लग रहा है, मीन्स एयर रेजिस्टेंस सपोर्ट द ग्रेविटी। मतलब हम क्या कहेंगे, व्हेन बॉडी थ्रो अपवर्ड then air resistance support gravity। समझ आ गया, ये ग्रेविटी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। देन t इज इक्वल टू, बेटा टाइम पीरियड तो हमने क्या कहा था, u अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये इसको सपोर्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा g प्लस a, और a हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। समझ आ गया, जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसको हमने किसका नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया। समझ आ गया होगा। अब भाई ये मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगा, तो हाइट के लिए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as लगा देते हैं। भाई मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0। हम क्या कहेंगे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। बेटा आप ध्यान से देखो, v तो 0 हो गया, क्या हो गया, माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू, ये एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस ए इंटू क्या हो गया, हाइट क्या लिख दें, h लिख देता हूँ, क्योंकि इनिशियल पॉइंट नीचे है, फाइनल पॉइंट ऊपर है, तो कितनी हाइट कवर की है, h। तो यहाँ से अगर हम h निकालें तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू जी प्लस ए। अब आप सोच रहे हो सर ने माइनस जी लिख दिया, माइनस ए रख दिया। बेटा हम ग्रेविटी को हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी रखना था, पर हमने क्या कहा, ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी का सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी हमने इसके अंदर ऐड करना है, माइनस ऑफ जी प्लस ए लिख देंगे, बाहर माइनस निकाल लेंगे। समझ आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, हाइट अटेंड बाई दैट ऑब्जेक्ट। पॉइंट क्लियर हो गया। जब हम ये कह रहे हैं, अब हम ये कहेंगे व्हेन बॉडी मूव्स डाउन, when body goes downward, then अब डाउनवर्ड जा रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, ऊपर। देन एयर रेजिस्टेंस अपोज द ग्रेविटी। बोलो कर रहा है कि नहीं, ग्रेविटी का क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा। अब देखिए ये ग्रेविटी का मान लीजिए अपोज करता है, तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रहा है, तो मतलब हम क्या लिख देंगे बेटा, हम उस एच हाइट को कवर करने में कितना टाइम लेगा भाई, हम क्या कर देंगे, फिर दोबारा वही इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब हम क्या कहेंगे भाई, एयर u इज इक्वल टू क्या है, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, नीचे, तो इनिशियल वेलोसिटी तो ये मानी जाएगी ना, और फाइनल वेलोसिटी तो ये मानी जाएगी। मेरी बात समझ गए कि नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी, अब हम क्या करेंगे, h हाइट, h डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है भाई, और दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर भी लगा सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, आराम से लगा सकते हो। अब ध्यान से देखिए भाई, हम क्या कहते हैं, यहाँ से u 0 हो गया, s क्या है, माइनस एच, s इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एच हो गया कि नहीं, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ऊपर है, फाइनल पॉइंट क्या है, नीचे। अब t की वैल्यू क्या है बेटा, t इज इक्वल टू क्या है, t2 है, बोलो है कि नहीं। और a की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस बाहर ले लेता हूँ, g माइनस ए। जी माइनस ए का मतलब एक्सेलरेशन ग्रेविटी का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो माइनस कर दिया, सपोर्ट कर रहा था तो हमने प्लस कर दिया था। मेरी बात समझ गए। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ एच इज इक्वल टू 1/2, यहाँ माइनस बाहर ले लेते हैं, क्या आ गया, जी माइनस ए इंटू क्या हो गया, T2 स्क्वेयर, माइनस से माइनस काट दिया हमने, बोलो काट दिया कि नहीं। एच इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1/2 इंटू जी माइनस ए इंटू T2 स्क्वेयर। बेटा ध्यान से देखो, एच आ गया आपके पास, एच यहाँ पर भी आया था, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं कि नहीं, बोलो रख सकते हैं कि नहीं। इन दोनों को इक्वल रखेंगे और T2 की वैल्यू निकाल देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वल रखता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने कह दिया
यू स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू जी प्लस ए इन इज इक्वल टू, ये क्या हो गया भाई, 1/2 इंटू जी माइनस ए इंटू क्या हो गया T2 स्क्वेयर। बेटा 1/2 से 1/2 कैंसिल, जी माइनस ए नीचे आ गया, तो हम क्या कह देंगे भाई, T2 इज इक्वल टू यू अपॉन अंडर रूट ऑफ जी प्लस ए जी माइनस ए। बेटा देखिए ये हमारे पास T2 आ गया, पहले T1 क्या आया था, u अपॉन जी प्लस ए, ये क्या आ रहा है u अपॉन जी प्लस ए जी माइनस ए। बेटा अगर अंडर रूट के अंदर जी प्लस ए जी माइनस ए है, अगर जी प्लस माइनस ए की जगह जी प्लस ए होता तो ये तो अकेला जी प्लस ए बाहर आ जाता, उसके इक्वल आता। अब नीचे की वैल्यू क्या हो गई, कम, मीन्स T2 इज ग्रेटर देन क्या आ गया, T1, दैट इज T2 इज ग्रेटर देन क्या आ गया हमारे पास, T1 आ गया। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हम यही देख पा रहे हैं, क्योंकि जी प्लस ए इज, इसको मान लीजिए आप और भी अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो अंडर रूट की टर्म में, तो T1 इज इक्वल टू यू अपॉन अंडर रूट ऑफ जी प्लस ए, 2 बार लिखोगे ना, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यू अपॉन में जी प्लस ए जी माइनस ए, जी माइनस ए इज लेस देन जी प्लस ए, तो सीधी सी बात है T2 इज ग्रेटर देन T1। समझ आ गया होगा, तो ये रिलेशन तो आप अच्छे से समझ सकते हो। अब इसमें कुछ हम न्यूमेरिकल्स करते हैं और कुछ और पॉइंट्स आपको बताते हैं भाई, ठीक है। देखो भाई मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विद इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एट टाइम t इज इक्वल टू 0। मैं एक बिल्डिंग बना देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा भाई ये जो है ना, ये आपके पास ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है। ये कहता है कि एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विद इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एट t इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से फेंका था उस समय टाइम को हमने 0 ले लिया था, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ये पार्टिकल ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया, और जब ये ग्राउंड पर टकराया उस समय t इज इक्वल टू कितना था, 5 सेकेंड। मेरी बात समझ गए, यहाँ पर क्या था, t इज इक्वल टू 0। मेरी बात समझ गए होंगे। ये फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपने कहा कि भाई जो ये बिल्डिंग है ना, इसकी हाइट हम कितनी मान लेते हैं भाई, h मान लेते हैं। अब देखिए काफ़ी सिंपल तरीका है, मेथड बहुत सारे हैं, हम चाहते हैं कि एक सिंपल मेथड आपके सामने आए। तो हमने क्या कहा कि भाई अगर हम देखें तो हम ये कह रहे हैं कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट देखें तो इनिशियल पॉइंट यहाँ है ना हमारा, और फाइनल पॉइंट यहाँ है, और मेरे हिसाब से इनिशियल और फाइनल के बीच का जो गैप है वो शायद हाइट ऑफ बिल्डिंग है। हमारे दिमाग में पॉइंट क्या आता है, हमारे दिमाग में पॉइंट ये आता है कि ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया, फिर वहाँ जाकर रुका, फिर वापस नीचे आया, तो ऊपर जाने में टाइम लगा, ऊपर जाने में डिस्टेंस ट्रैवल की, फिर वापस आया। तो ये सब पॉइंट्स हमारे दिमाग में आते हैं। हम वो वाला मेथड भी लगा सकते हैं, वो लेंदी मेथड है, पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर हम सिंपल तरीके से करें, हम क्या देख रहे हैं, इनिशियल पॉइंट हमारा बिल्डिंग के टॉप पॉइंट है, फाइनल पॉइंट हमारा बिल्डिंग का बेस पॉइंट है, बॉटम पॉइंट है, और अगर हम इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, मेरे हिसाब से टाइम पीरियड गिवन है। यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे हम क्या कहेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है भाई, 5 सेकेंड। मतलब हमें टाइम पीरियड मालूम है। जब टाइम पीरियड मालूम है और हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट s, दैट इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब हम क्या कहेंगे, वी नो s इज इक्वल टू क्या कहेंगे भाई, ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। अरे कहेंगे या नहीं भाई, जब हमारे पास टाइम गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन लगाएंगे, और कुछ इक्वेशन सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको 3 इक्वेशन पढ़ाई है, मैंने शायद न्यूमेरिकल कराए थे तो उसमें भी मैंने आपसे यही बताया था कि सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि न्यूमेरिकल में गिवन क्या है,
और फिर हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि क्या इन दोनों नाम से कोई हमारे पास रिलेशन है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम लगाइए, वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट लगाइए, आपके पास टाइम पीरियड गिवन है और वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी टाइम लगाइए। तो इस तरह से आपने इक्वेशंस को देखना है। बहुत सारी इक्वेशंस है, यूँ तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन सी कहाँ लगानी है। तो क्या सोचना है कि हमारे पास गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, उन्हीं के नाम की एक रिलेशन लगाएंगे, इजी कैलकुलेशन होगी। देखिए ध्यान से, अब हम u की वैल्यू पुट करेंगे। u इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 10 मीटर पर सेकेंड, बेटा गिवन है। दूसरी बात, हमने इसको +10 लिखना है। +10 का मतलब है कि इसको अपवर्ड फेंका गया है, तो हम साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू क्या लिखी जा रही है भाई, ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोलो होती है कि नहीं। तो हम ए की जगह पर क्या रख देंगे, -g क्या लिख दें, -10 ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे -9.8 भी लिखते हैं आप, मेरी बात समझ गए। सेकेंड पॉइंट, अब टाइम पीरियड, बेटा t इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास, 5 सेकेंड। ठीक है, एक क्या बच गया, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेटा ध्यान से देखो, इनिशियल पॉइंट ऊपर है, फाइनल पॉइंट नीचे है, तो क्या लिखेंगे, -h। पढ़ाया था कि नहीं। अब हम ये सभी वैल्यूज इस इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -h इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1/2, जी की वैल्यू क्या है बेटा, -10 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर। जो वैल्यूज़ थी मैंने पुट करी। -h इज इक्वल टू 50 माइनस कितना आ गया, 125, मतलब हम क्या कहेंगे बेटा, -h इज इक्वल टू -75, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया भाई, हाइट ऑफ बिल्डिंग 75 मीटर, डायरेक्ट आंसर है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो मैंने आपसे एक न्यूमेरिकल कराया है एक वर्टिकल मोशन का। अगले लेक्चर से पहले मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा वर्टिकल मोशन का कंप्लीट अगली क्लास में। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी प्रैक्टिस करें और वर्टिकल मोशन को पहले अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन करें और अपनी बुक से कुछ क्वेश्चंस करें। थैंक यू।